लास्ट टर्न पे हम लोग ने कैटनरीज में कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक क्वेश्चन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उस पर भी लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द inclination to the horizon of the tangents at the extremities of a portion of a common catenary and of a portion मतलब हिस्सा, portion. If alpha comma beta be the inclination to the horizon मतलब horizontal, horizon of the tangents at the extremities का मतलब किनारे हिस्से, at the extremities of a portion of a common catenary and small l be the length of the portion and small l be the length of the portion, then show that the height of one extremity above another is L sin alpha plus beta by 2 whole upon cos alpha minus beta by 2. डालिए सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है कोई कैटनरी है, कैटनरी ये हो गई A B y एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, और ये लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कैटनरी वेयर टेंशन इज T0। इतनी बातें आपको दी गई है। कह रहा है कोई कैटनरी है हमारा जिसके किसी पोर्शन की बात की गई है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द एक्सट्रीमिटीज टू द हॉरिजेंटल ऑफ द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ पोर्शन। एक पोर्शन की बात किया गया है, मान ले रहे हैं ये हमने इस कैटनरी का पोर्शन ले लिया है PQ, ये हमारी कॉमन कैटनरी है, इस कॉमन कैटनरी का एक पोर्शन लिया गया है PQ। कह रहा है इस पोर्शन के एक्सट्रीमिटीज पे, एक एक्सट्रीमिटी मान लिया ये हो गई, एक एक्सट्रीमिटी मान लिया ये हो गई, एक ये है, एक एक्सट्रीमिटी ये हो गई। देखिए ये क्या कहा गया कि कोई कॉमन कैटनरी है, कॉमन कैटनरी के किसी पोर्शन के एक्सट्रीमिटीज, एक एक्सट्रीमिटी ये है, एक एक्सट्रीमिटी ये है, इस पे खींचे गए टेंजेंट्स अगर हॉरिजेंटल से अल्फा और बीटा एंगल बनाते हों, मान ले रहे हैं ये कॉमन कैटनरी का एक पोर्शन लिया गया है PQ,
पोर्शन की एक्सट्रीमिटीज़ है P और Q, P पे खींचा गया टेंजेंट ये रहा, Q पे खींचा गया टेंजेंट ये रहा, ये दोनों हॉरिजेंटल से अल्फ़ा और बीटा एंगल बनाते हैं। और कहा गया L बी द लेंथ ऑफ द पोर्शन, L बी द लेंथ ऑफ द पोर्शन। देन आगे आपसे कहा गया है देन शो दैट द हाईएस्ट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी अबव अनदर इज। आपको पता है किसी भी पॉइंट पर लगने वाला टेंशन उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, किसी भी पॉइंट पे लगने वाला टेंशन उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये P पे लगने वाला टेंजेंट हो, इस पे टेंशन मान ले रहे T1, इस पे टेंशन मान ले रहे हैं T2, तो आपसे कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए एक एक्सट्रीमिटी दूसरे से कितनी ऊंचाई पे है, द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी फ्रॉम अनदर। अगर इसका कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं x2 y2, तो आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट रही होगी y1 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट रही होगी y2। तो अगर हम लोग केवल एक की दूसरे से हाइट निकालेंगे कि एक दूसरे से कितनी ऊंचाई पर है, तो वो इतना मिलेगा आपको और इसकी लेंथ होगी y1 माइनस y2। मतलब इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, पहले आप वो समझिए। कह रहा है एक एक्सट्रीमिटी की दूसरे से हाइट, एक एक्सट्रीमिटी ये है, एक एक्सट्रीमिटी ये है, हाइट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस। तो अगर एक की दूसरे से हाइट निकालनी हो तो ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी होगी। ये वर्टिकल डिस्टेंस y1 माइनस y2 के बराबर आएगी। एक की हाइट थी y1, दूसरे की हाइट थी y2, एक की दूसरे से हाइट निकालनी है दैट इज़ y1 माइनस y2, एक की दूसरे से हाइट दैट इज़ y1 माइनस y2। मान ले रहे हैं ये C हमारा लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज़ फिक्स पॉइंट, इससे इसकी दूरी हमारी S1 रही होगी और इससे इसकी दूरी S2 रही होगी। तो ये जो पोर्शन है इसकी दूरी S1 माइनस S2 के बराबर होगी, S1 माइनस S2 के बराबर होगी। ठीक है, आगे देखिए, आपसे कह रहा है इस पोर्शन की लेंथ L है। इस पोर्शन की लेंथ L होने का मतलब S1 माइनस S2 की लेंथ किसके बराबर है, L के। ये इक्वेशन नंबर 1 में हमको दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या कहा था कि कोई कॉमन कैटनरी है, ये रही कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी होने का मतलब इसका वेट पर यूनिट लेंथ हर जगह कांस्टेंट होगा। वेट पर यूनिट लेंथ मतलब एकांक लंबाई का जो वेट होता है दैट इज स्मॉल w सेम होगा। आगे कहा गया इसका एक पोर्शन लिया गया, एक छोटा सा सेक्शन दिया गया। हमने एक पोर्शन ले लिया PQ। PQ में कहा गया कि इस पोर्शन के एक एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मतलब होता है किनारा हिस्सा, इस पोर्शन के एक एक्सट्रीमिटी पे खींचा गया टेंजेंट हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल बनाता है और दूसरी एक्सट्रीमिटी पे खींचा गया टेंजेंट हॉरिजेंटल से बीटा एंगल बनाता है। तो आपसे कहा गया एक एक्सट्रीमिटी की दूसरे से हाइट बताओ। तो हमने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, इसका x2 y2, तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस y2, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस y1। तो एक की दूसरे से हाइट निकालेंगे तो हाइट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस। तो एक की दूसरे से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो पूरे में से इतने को निकालने के बाद मिलेगी दैट इज़ y1 माइनस y2। ये टेंजेंट की दिशा में हमेशा टेंशन काम करता है। तो पॉइंट P पर लगने वाला टेंशन हमने T1 माना, पॉइंट Q पे लगने वाला टेंशन हमने T2 माना। C फिक्स पॉइंट है, इसकी इससे आर्कियल डिस्टेंस S1 है, इसकी इससे आर्कियल डिस्टेंस S2 है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी S1 माइनस S2। हमसे कहा है इस पोर्शन की लेंथ L है, तो इस पोर्शन की लेंथ L होने का मतलब S1 माइनस S2 किसके बराबर हो गया, L के बराबर हो गया। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत, क्लियर है? यहाँ तक सारी चीज़ें। डायग्राम बना लीजिए, बनाइए।
डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम लिखवा देते हैं आपको। ये पॉइंट को डी मान लीजिएगा, दिस पॉइंट इज इक्वल टू डी। फॉर्मूले याद हुए? आपसे कहा गया था ना लास्ट टाइम पे सारे फॉर्मूले याद करके आइएगा। सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ क्वेश्चंस में है। जब आप फ्रिक्वेंट याद कर लेंगे तो मुंह से आपके फॉर्मूला निकलेगा, है ना, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। रट्टा मार लीजिए सारे फॉर्मूले। परसों तक क्लास है, आज कल परसों ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कैटनरी आपका ख़त्म हो गया। इस महीने में फिर जब मुलाकात होगी आफ्टर दिवाली तो आपका 4th चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। डायनामिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। चिंता अपने को किसकी करनी है? रियल एनालिसिस की। हो गया होगा भाई, है ना। लिखिए इसमें, लिखिए, लेट अस कंसीडर अ कैटनरी, लेट अस कंसीडर अ कैटनरी ACB, let us consider a catenary ACB, let us consider a catenary ACB in which C is the lowest point, in which C is the lowest point, in which C is the lowest point, and let T naught, and let T naught be the tension at the lowest point, and let T naught be the tension at the lowest point, and let T naught be the tension at the lowest point. फुल स्टॉप। लिखिए लेट आर्क PQ, आर्क PQ का मतलब ये, इसको हमने कैटनरी के एक पोर्शन की तरफ कंसीडर किया है। लेट आर्क PQ, लेट आर्क PQ is considered as the portion of the catenary, is considered as the portion of the catenary, is considered as the portion of the catenary such that the tangent at P, such that the tangent at P makes an angle alpha, makes an angle alpha, and the tangent at Q, and the tangent at Q makes an angle beta, and the tangent at Q makes an angle beta, makes an angle beta to the horizontal, makes an angle beta to the horizontal, makes an angle beta to the horizontal. Full stop. Let T1 and T2, let T1 and T2 be the tensions at the point P and Q. Let T1 and T2 be the tensions at the point P and Q such that the coordinate of P and Q are, such that the coordinate of P and Q are x1 y1 and x2 y2 respectively, such that
The tangents at P and Q, the coordinate of P and Q are x1, y1, x and x2, y2 respectively. P का कोऑर्डिनेट x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट x2, y2. क्लियर? नीचे से लिखिए let arc CP is equal to S1, CP is equal to S1 and arc CQ is equal to S2 is equal to S2, then नीचे से लिखिएगा then arc PQ is equal to arc CP minus arc CQ. This implies arc PQ is equal to CP arc है S1 minus S2 और आपको पता है arc PQ की लेंथ L दे रखा है, तो S1 minus S2 is equal to L given, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. उतारिए तो. नीचे से लिखिए since we know that S is equal to C tan psi. Since we know that S is equal to C tan psi. ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है, S इज इक्वल टू C tan psi. अब C tan psi को हम लोग रीराइट करेंगे P और पॉइंट Q के लिए. P पे S का मान S1 है, psi का मान अल्फा है, जबकि Q पे S का मान S2 है और psi का मान बीटा है. तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है अब इसको रीराइट करेंगे पॉइंट P और Q के लिए. नीचे से लिखिए रीराइटिंग दिस इक्वेशन फॉर द पॉइंट्स P and Q. Rewriting this equation for the points P and Q, comma we get rewriting this equation for the points P and Q, comma we get point P के लिए रीराइट करेंगे तो S की जगह S1 इज इक्वल टू C tan पॉइंट P पे psi की जगह अल्फा एंड S2 निकालेंगे पॉइंट Q के लिए तो S2 इज इक्वल टू C tan psi की जगह बीटा. ये इक्वेशन नंबर 2 लिखिए इतना. Using equation 2 in equation 1, comma we get using equation 2 in equation 1, comma we get 2 का यूज़ 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा C tan अल्फा माइनस C tan बीटा इज इक्वल टू L. दिस इम्प्लाइज C कॉमन हो जाएगा, आएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू L. दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू L अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा.
इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया कि आपसे पूछा है, कहा है द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी अबव द अनदर, एक एक्सट्रीमिटी की दूसरे से अबव हाइट निकालना है। हाइट मैंने आपको बताया वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं। अगर इसकी वर्टिकल डिस्टेंस y1 है, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस y2 है, तो हाइट कितना होगा y1 माइनस y2। तो ओवरऑल हमको फाइंड आउट क्या करना है y1 माइनस y2। नीचे से लिखिए again since we know that y is equal to c sec psi, again since we know that y is equal to c sec psi, ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था है ना, y is equal to c sec psi। फिर से इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे, फिर रीराइट करेंगे किस किस पॉइंट्स के लिए, P और Q के लिए। अब की P पे y की वैल्यू y1 और psi की वैल्यू अल्फा, Q पे y की वैल्यू y2 और psi की वैल्यू बीटा। अगेन इस इक्वेशन को रीराइट करवाइए पॉइंट P और Q के लिए। नीचे से लिखिए अगेन रीराइट अबव इक्वेशन, again rewrite above equation, again rewrite above equation for points P and Q, for points P and Q, comma we get, again rewrite above equation for points P and Q, कॉमा वी गेट। चलिए रीराइट करवाइए। P के लिए y की जगह y1 इज इक्वल टू c sec psi की जगह अल्फा एंड y की जगह y2 इज इक्वल टू c sec psi की जगह बीटा। इसको कंसीडर्ड कर लीजिए एज इक्वेशन नंबर 4। लिखिए नीचे से लिखिए hence the height of one extremity, hence the height of one extremity, hence the height of one extremity above the another is, hence the height of one extremity above the another is, hence the height of one extremity above the another is y1 माइनस y2। एक एक्सट्रीमिटी की दूसरे से हाइट में मतलब वर्टिकल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब हमारे पास केवल एक काम y1 माइनस y2 को सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन के बराबर दिखाना है। जैसे ही आप अपने इस एक्सप्रेशन के बराबर इसको दिखा देंगे हमारा आर्टिकल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड पे देखिए दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, y1 की वैल्यू है c sec psi, y2 की वैल्यू अल्फा c sec बीटा फ्रॉम इक्वेशन 4। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, c कॉमन हो गया, मिलेगा sec अल्फा माइनस sec बीटा। दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, c की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 3 से देखी जाए तो आएगी l अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा और साथ में हमको मिलेगा
सेक अल्फ़ा माइनस सेक बीटा, जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं आपको प्रूफ करना है वो सारे के सारे साइन और कॉस के टर्म में है, तो इसको भी साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज किया जाए तो मिलेगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू L, नीचे आपको मिलेगा tan अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस tan बीटा की जगह साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन कॉस बीटा इसकी जगह। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, L अपॉन ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो देगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, इससे मिला बचेगा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा जो ऊपर चला जाएगा L इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो मिलेगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा होल अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y1 माइनस y2 इज इक्वल टू L, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी में साइन आता है, सॉरी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, दैट इज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होल अपॉन, यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। आगे देखिए दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2L साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 होल अपॉन साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a मतलब एंगल का आधा इंटू कॉस a मतलब एंगल का आधा, साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a मतलब एंगल का आधा, तो एंगल का आधा करके हमने फॉर्मूला लिख दिया। दिस इम्प्लाइज दैट y1 माइनस y2 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आएगा L साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होल अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, यही हमको प्रूफ करना था। उतार लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई, है ना, ये सोच के अपना पढ़िएगा।
हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ यूनिफॉर्म चेन, अ यूनिफॉर्म चेन, अ यूनिफॉर्म चेन, अ यूनिफॉर्म चेन of length small l, of length small l, which can just bear, which can just bear, bear का मतलब होता है बर्दाश्त करना, bearing मतलब टॉलरेट करना, which can just bear tension of n times, tension of n times, tension of n times its weight, tension of n times its weight, comma, is stretched between, is stretched, stretched, is stretched between two points in the same horizontal line, two points in the same horizontal line, in the same horizontal line, then show that the least possible sag, the least possible sag, sagging आपको बताई गई है, the least possible sag in the middle is L under bracket n minus under root n square minus 1/4. देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है आपसे, देखिए आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक कैटनरी बना ले रहे हैं। कैटनरी में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, हम आपको पहले बता दे रहे, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए हमारी कोई कैटनरी है, यूनिफॉर्म चेन है एल लेंथ की, ये रही हमारी यूनिफॉर्म चेन, ये रहा ए बी, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये पॉइंट हमारा लोवेस्ट पॉइंट सी, ये डी। लोवेस्ट पॉइंट पे लिया गया टेंशन कितना होता है, टी नॉट। कह रहा है द यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, इस पूरी चेन की लंबाई एल है, चूंकि ये एक्सिस इसको सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करती है तो उसका आधा कितना होगा, l/2, ये भी l/2 होगा और ये भी कितना होगा, l/2। चूंकि ये एल लेंथ की चेन है, बीच वाला सेक्शन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये भी l/2 होगा और ये भी l/2 होगा। विच कैन जस्ट बेयर द टेंशन ऑफ n टाइम्स इट्स वेट, मतलब इसके जो पॉइंट पर वेट है, टेंशन है T, इट कैन जस्ट बेयर द टेंशन T इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स वेट, वेट ऑफ कैटनरी।
ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। मान लेंगे इसके एक एक्सट्रीमिटी ए पे जो टेंशन है वो टी है, तो कह रहा है टी कुछ और नहीं बल्कि n टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ कैटनरी है। दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू n टाइम्स एकांक लंबाई का वेट w होता है, वेयर w इज द वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। अगर एकांक लंबाई का वेट स्मॉल w है तो l लंबाई का वेट w इंटू l हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू NWL। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। तो आगे आपसे कह रहा है देन शो दैट लीस्ट पॉसिबल सैग। आपको पता है अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y होता है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाती है y, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है c। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है y माइनस सी, मतलब जो सैगिंग होता है वो क्या होता है y माइनस सी। तो हमको सैगिंग निकालना है, मतलब y माइनस सी निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में एक शब्द यूज़ हुआ है जस्ट बेयर। बेयर का मतलब होता है कि बर्दाश्त करना, मतलब उसके बाद अगर कुछ हुआ तो वो बर्दाश्त के बाहर होगा। अगर ये टी टेंशन बेयर कर पा रहा है दैट मीन्स टी विल बी द मैक्सिमम टेंशन। अगर इसका जरा सा भी आपने टेंशन बढ़ा दिया तो वो स्ट्रिंग टूट करके गिर जाएगी। मतलब यहाँ पे हमने मैक्सिमम या मिनिमम की बात किया है कि ए पे लगने वाला टेंशन मैक्सिमम है, टी इज़ द मैक्सिमम टेंशन। तो इस केस में आपका जस्ट बेयर शब्द यूज़ किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। डायग्राम बनाइए, बनाइए डायग्राम। डायग्राम बना करके हमको बताइएगा। हो गया बेटा, लिखिए थोड़ा सा इसमें। नहीं अभी लिखना नहीं है, जो हम बोल रहे हैं पहले वो लिखिए। हाँ जल्दी नहीं है, लिखिए। लेट अस कंसीडर अ कैटनरी, लेट अस कंसीडर अ कैटनरी ACB, let us consider a catenary ACB, let us consider a catenary ACB where A and B are endpoints, where A and B are endpoints of the string, where capital A and capital B are endpoints of the string which forming catenary, which forming catenary, which forming catenary, full stop। देखिए let T naught
be the tension at the lowest point C. Let T naught be the tension at the lowest point C and capital T be the tension at the point capital A, and capital T be the tension at the point capital A, such that the coordinate of capital A is x comma y, such that the coordinate of capital A is x comma y, such that the coordinate of capital A is x comma y. Let L be the length of the catenary. Let L be the length of the catenary. Let L be the length of the catenary. Let L be the length of the catenary such that small w be the weight per unit length. Such that small w be the weight per unit length. Such that small w be the weight per unit length. Then it is given that ये 3 लाइन उतारिए. T इज इक्वल टू n इंटू वेट ऑफ द कैटनरी. ये 3 लाइन उतार लीजिए इक्वेशन नंबर 1 तक. नीचे से लिखिए सिंस T इज इक्वल टू W इंटू वाई, दिस इम्प्लाइज W इंटू वाई इज इक्वल टू NWL. दिस इम्प्लाइज Y इज इक्वल टू NL. दिस इम्प्लाइज Y इज इक्वल टू NL. उतारिए. आपको पता है एक फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट की जो आर्कियल डिस्टेंस है उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. नीचे से लिखिए सिंस, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. सिंस स्मॉल एस इज इक्वल टू L बाई 2, सिंस स्मॉल एस इज इक्वल टू L बाई 2, सिंस स्मॉल एस इज इक्वल टू L बाई 2, then we know that y square is equal to s square plus c square. This implies y square का मान है n square l square is equal to s square plus s का मान है l by 2 का whole square plus c square. This implies that c square is equal to n square l square minus l square by 4. Equation number 3. उतारिए यहाँ तक. एक्चुअली में हम लोग को सैग निकालना है. सैग का मतलब हमको y और c दोनों की वैल्यू चाहिए l और n के टर्म्स में. y की वैल्यू भी n और l के टर्म्स में, c की भी वैल्यू n और l के टर्म्स में. ये पूरा वही प्रयास चल रहा था, वही कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से y और c दोनों को n और l के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाए. उसके लिए ये पूरा प्रोसीजर किया गया है.
दिस इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू निकालेंगे तो एल स्क्वायर कॉमन बाहर निकलेगा, एल अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, नीचे से लिखिए हेंस द सैग इसको बोलते हैं कि कितना हॉरिजेंटल से कितना लटका है। हेंस द सैग सी डी इज गिवन बाई, हेंस द सैग सी डी इज गिवन बाई, सी डी निकालेंगे तो मिलेगा y माइनस सी। सैग सी डी इज इक्वल टू y की वैल्यू है NL माइनस सी की वैल्यू है L अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4। सॉल्व किया जाए तो मिलेगा सैग सी डी इज इक्वल टू एल कॉमन ब्रैकेट में n माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4। यही हमको सिद्ध करना था। उतार लीजिए। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा, हम समझा दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं, करेंगे आप लोग। ये भी कई साल पूछा गया है। लिखिए अ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, अ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग of 90 centimeter long, a heavy uniform string of 90 centimeter long, hang over two smooth pegs at different heights 30 and 30 centimeter long, at different heights 30 and 33 centimeter long, at different heights 30 and 33 centimeter long. Then prove that the vertex of the catenary
द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी divides the whole string in the ratio 4:5. Then prove that the vertex of the catenary divides the whole string in the ratio 4:5. Then prove that the vertex of the catenary divides the whole string in the ratio 4:5. इसको आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, यूपीएच में कितने साल आया हुआ है। देखिए क्या खासियत है इसकी, वो हम समझाएं आपको। मान लीजिए ये एक पैग है, ये एक पैग है, ठीक। एक रस्सी लीजिए, उसको यहाँ ज़मीन पे छोड़ दीजिए। ज़मीन पे छोड़ते हुए यहाँ तक लाइए, यहाँ पे बांधिए, और ऐसे लटकाते हुए यहाँ तक लाइए, यहाँ पे बांधिए, और फिर ऐसे ज़मीन पे छोड़ दीजिए। मतलब जैसे ये और ये हमारे दो पैग हैं, एक 30 सेंटीमीटर, एक 33 सेंटीमीटर है हॉरिजेंटल से, ठीक। एक रस्सी को यहाँ से ज़मीन पे से शुरू करिए, ऐसे ज़मीन से यहाँ पे एक रस्सी का एक हिस्सा डाल दीजिए। रस्सी का एक हिस्सा यहाँ डाला, ऊपर आए, खूंटी पे ऐसे किया, फिर ऐसे लटकाया, फिर एक हिस्सा लाके यहाँ बांध दिया, और फिर खूंटी पे से इसको ऐसे लटका दिया। ये कंसेप्ट समझ में आया है? क्या बताया गया? ये रस्सी है, रस्सी का एक हिस्सा यहाँ ज़मीन पे छोड़ दीजिए, इस हिस्से को खींचिए, यहाँ से ला करके ऐसे लटकाइए, इस हिस्से को यहाँ लेकर के जाइए, और यहाँ ला करके दूसरे हिस्से को छोड़ दीजिए, तो ये कैटनरी बन गया। क्या बोले? ये रस्सी है, एक हिस्से को यहाँ पे चिपका दीजिए ज़मीन पे, इस हिस्से को खींचते हुए यहाँ लाइए, ऐसे लटकाइए रस्सी को, एक हिस्सा यहाँ लाइए और यहाँ लाकर फिर दूसरे हिस्से को ज़मीन पे छोड़ दीजिए। इस तरीके से हैंग किया गया है 90 सेंटीमीटर के वायर को। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 90 सेंटीमीटर, जबकि कह रहा है एक हिस्सा 30 सेंटीमीटर की लॉन्ग पे है और दूसरा 33 सेंटीमीटर के लॉन्ग पे है। इसको इससे मैच कर दीजिए। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये आपका Y एक्सिस है, ये D है, ये लोवेस्ट पॉइंट C है, ये ओरिजिन है, और ये X एक्सिस हॉरिजेंटल है। अब थ्योरम समझ में आया? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ हमारी 90 है। ये पूरी की पूरी लेंथ हमारी 90 है, जिसमें से मान ले रहे ये वाला हिस्सा हमारा S1 है और ये वाला हिस्सा हमारा S2 है। तब आप कहेंगे 30 प्लस S2 प्लस S1 प्लस 33 इज इक्वल टू 90। मतलब 30 प्लस S1 प्लस S2 प्लस 33 इज इक्वल टू 90। दिस इम्प्लाइज S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 90 माइनस 30 प्लस 33। दिस इम्प्लाइज S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 27, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन का आपको माइन्यूट चीज़ समझ में आया? ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरा कितना है? 90 सेंटीमीटर। हैंग ओवर स्मूथ पैक्स, हैंग ओवर मतलब इसके ऊपर से लेके गया है इस स्ट्रिंग को। तो कह रहा है आप शो करके दिखाइए कि ये जो एक्सिस है या ये वर्टेक्स जो है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ कैटनरी। ये वर्टेक्स जो है ये इतने और इतने रेशियो, इतने चीज़ों को 4:5 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब आपको दिखाना है कि 30 प्लस S2 अपॉन 33 प्लस S1 इज इक्वल टू 4:5। ये जो सेक्शन है ये कैटनरी को 4:5 के रेशियो में डिवाइड करता है, यही चीज़ आपको दिखानी है। ठीक है, तो मेन क्या चीज़ है? हमको S1 और S2 की वैल्यू निकालना। अगर S1 और S2 की वैल्यू आ गई तो हमारा काम बन जाएगा। मान ले रहे हैं ये जो हमारी लेंथ है ये Y1 है और ये लेंथ कितनी है? Y2 है। ठीक है, Y2 ये आपको शो करना है, टू शो। अब देखिए
सिंस हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस सेक्शन और इस सेक्शन के लिए फॉर्मूले को लिखवाइए। दिस इम्प्लाइज वाई की जगह वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस वन स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वाई वन स्क्वायर का मतलब 33 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस वन स्क्वायर, एंड दूसरे के लिए लिखेंगे तो वाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस टू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस टू स्क्वायर। इसको मान ले रहे हैं 2, इसको मान ले रहे हैं 3। नाउ एक काम करिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दीजिए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, जैसे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 आप करेंगे तो आपको LHS में मिल जाएगा 33 का स्क्वायर, LHS में 33 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा, आएगा S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 और दूसरा S1 माइनस S2। दिस इम्प्लाइज, उसको पहले लिख रहे हैं S1 माइनस S2, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 63 इंटू ये आपको मिलेगा 3। दिस इम्प्लाइज दैट S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 63 इंटू 3 अपॉन S1 प्लस S2 की वैल्यू 27। 3 9 27, 6 7 9 63, 7। ये इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए भाई, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 4, जैसे ही 1 और 4 को सॉल्व करेंगे S1 और S2 की वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से S1 की वैल्यू आएगी 10, है ना, जोड़ेंगे घटाएंगे, S2 की वैल्यू आएगी 10। जैसे ही आप घटाएंगे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को, S1 से S1 कट जाएगा, आएगा 2S2 इज इक्वल टू 20, S2 इज इक्वल टू 10, और जैसे ही S2 इज इक्वल टू 10 रखेंगे S1 की वैल्यू आएगी 17। S2 आ गया, S1 आ गया, ले जा करके यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको ये रेशियो 4:5 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको मेंशन किया, ये पूरा हिंट दे दिया है। क्या कहा गया था, एक रस्सी को यहाँ डालिए, यहाँ से ला करके पेग पे से यहाँ लेके जाइए ऐसे, और दूसरे पेग से लटका दीजिए। ये 33 है, ये 30 सेंटीमीटर की हाइट पे है, तो आपसे कह रहा है इसका वर्टेक्स कैटनरी को कितने हिस्सों में बांटेगा। तो इस वर्टेक्स कितने रेशियो में, एक रेशियो ये हो गया 30 प्लस S2, एक रेशियो ये हो गया 33 प्लस S1। जैसे ही रेशियो लेंगे तुरंत आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, उतार डालिए, पूरा हिंट ऐसा सच उतार लीजिए, ये आपका होमवर्क है, कई साल पूछा गया है। उतारिए, ऐसा हिंट की तरह उतार लीजिए, कर लीजिएगा आप। इतना उतार लीजिए, बाकी नेक्स्ट पूरा उतार लीजिए। एग्जाम में बस लिख करके करना रहेगा, लिखना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बता दिया कैसे लिखा है।
चलिए बाकी नेक्स्ट